राइट। सो द चैप्टर नेम इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सुना तो होगा ही आप लोगों ने थोड़ा बहुत कि हर राष्ट्र का अपना एक कोई इनकम होता है, राइट। बट इसका क्या जरूरत है, क्यों कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द नीड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन एनी कंट्री, ये समझना जरूरी है। एंड बैकग्राउंड क्या है वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, देखो बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पर। किसी भी देश के समाज के बारे में यदि पता करना हो कि वहाँ के लोग किस तरह से लाइफ जी रहे हैं, तो बेसिकली हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेक करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब कि लोगों के घरों में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे वो भोजन करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, वहाँ के बारे में एक आइडिया देती हैं कि वो राष्ट्र कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव कि हिंदुस्तान के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, सब जो घर हैं, सबके घरों में सैनिटेशन के नाम पर हाथ धुलने के लिए लिक्विड हैंड वॉश रखा होगा? अपनी अकॉर्डिंग मत सोचिएगा कि आपके घर में है तो सबके ही घर में होगा, नहीं होगा ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। आज से 15 साल पीछे चलें, यानी कि 2011, 12, 10 की बात करें, तो क्या आप एग्री करते हैं कि हिंदुस्तान के सभी लोगों के घरों में शौचालय था? यदि नहीं था तो भी बनवाने की जरूरत पड़ी, हाँ या ना? मिशन चलाना पड़ा स्वच्छ भारत का। क्या आज भी हिंदुस्तान में सबके घरों में एसी लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। सबके पास कार है? नहीं है। सबके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है? नहीं है। क्या सभी लोग प्योरीफाइड वाटर पी रहे हैं? नहीं है ना। क्या सभी लोग मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स कंटेनिंग फूड्स आइटम कंटेन कर रहे हैं? आंसर होगा नहीं। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम से हमें पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम कितना है, और पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलेगा कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भोजन में 2 थाली रखो, एक पहले ग्रीन सैलेड की रखो, फिर उसके बाद मेन कोर्स रखो, मेन कोर्स से पहले ग्रीन सैलेड खा लो। लेकिन पता चल रहा है कि जो सैलेड की थाली है वो 70 रुपये कॉस्ट कर रही है, तो मजदूर आदमी सोच रहा है 70 रुपये में तो आराम से दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाएगी। ऐसा ही तो है। तो पेट भरने से मतलब है ना, तो बीमार भी वही पड़ जा रहा है फिर आगे चल के, क्योंकि कमी हो जा रही है न्यूट्रिशन की, हो रही है ना। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन एक बहुत स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो हमें बताएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है, राइट। कहाँ से शुरू करते हैं इसकी कहानी को? देखिए, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि मैं बात करूं आप लोगों से कि इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरू। याद है? जब भारत में एक्सट्रीम गरीबी हुई तो उन्होंने एक बुक लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ये कहा ना कि जो इंडिया की गरीबी है, जो क्रोनिक पॉवर्टी इंडिया में आ गई, उसका जो मेजर रीजन है वो ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। गेटिंग माय पॉइंट। 1867 के आसपास ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का। किसका? ड्रेन ऑफ वेल्थ का। और यहीं पर वो कैलकुलेट करते हैं कि भारत में एग्जैक्टली क्या स्थिति है, पर कैपिटा इनकम कितना है लोगों का। तो पर कैपिटा इनकम की कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट जाता है, जो ट्रेस बैक जाता है, हिस्ट्री जो जाती है, वो दादा भाई नेहरू जी को जाती है। और वहीं से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकला और ग्रेजुअली वो ग्रो किया, और एक टाइम आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की दुनिया के अन्य देशों की तरह से हम लोग भी क्या करने लगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने लगे। तो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले जब हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम, तो बिफोर टू डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन। नेशन का मतलब क्या है? नेशन की डिफिनेशन क्या है? राष्ट्र की। क्यों नहीं वहां पर देश की आय लिखी गई, राष्ट्रीय आय लिखी गई ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब है वीनेस। क्या है? वीनेस। वीनेस का मतलब फीलिंग ऑफ हम। हम का मतलब होता है एक कल्चरल इंटीग्रेशन। वंस वी टॉक अबाउट इंडिया एज ए नेशन, और हम लोग जब बात करते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि वी द पीपल ऑफ कश्मीर या वी द पीपल ऑफ केरला? नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड वंस वी टॉक अबाउट इंडिया, देन केरला से लेकर के और कश्मीर तक हम लोग पूरा क्या करते हैं, जोड़ के चलते हैं। यही तो है। तो डायरेक्टली बोलें
तो जो लोग इस एरिया में बैठे हुए हैं, जो लोग इस एरिया में बैठे हुए हैं, जैसे भारत के लोग हैं एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे मान लो इसमें यूएस एम्बेसी में कोई बैठा हो अमेरिका का आदमी, पाकिस्तान एम्बेसी में कोई बैठा हो पाकिस्तान का आदमी, तो वो है तो पाकिस्तान का, लेकिन किसी कारण से वो भारत की धरती पर रह रहा है। इन द सेम मैनर इंडिया से भी लोग यूएस में गए होंगे, इंडिया से भी लोग कनाडा में गए होंगे, इंडिया से भी लोग पाकिस्तान में गए होंगे, तो वो बाई माइंड सेट, बाई नेशनलिटी क्या है, इंडियंस हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो नेशन वाइड तो वो इंडिया के हैं। तो इसका मतलब है कि एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जो कुल आय होगी वही क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। समझ रहे ना? डिफिनेशन पर आएंगे तो 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, बात करते हैं करके, लेकिन याद रहे कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, आइए डिफिनेशन को समझते हैं। जहां पे आपको ना समझ में आए प्लीज पूछेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करिए, खूब ज्यादा डाउट रेजिंग करिए। अब ऐसा नहीं कि मान लो इस टॉपिक पर कंफ्यूजन नहीं आ रहा तो कोई और टॉपिक से लाए डाउट, नहीं, इस संबंधित इस टॉपिक पर जैसे बात हम लोग कर रहे हैं, पढ़ते समय पढ़ाते समय कोई भी डाउट क्रिएट हो इस पर आप हमसे बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। पहले नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट ओवर अ पीरियड यूजुअली अ ईयर, इट मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वेलफेयर यूज्ड फॉर पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी लाइन एटसेट्रा। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान रखना, अभी जीडीपी पर बात नहीं हो रही है, अभी जीडीपी पर बात नहीं है, अभी जो बात हो रही है वो नेशनल इनकम पर बात हो रही है। तो नेशनल इनकम की डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि द टोटल वैल्यू। अब यहां पर जो टोटल वैल्यू हम लोग कह रहे हैं वो किस प्रकार की वैल्यू है भाई, बेसिकली दैट इज मॉनिटरी वैल्यू। आज के डेट में कैसी वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, मॉनिटरी वैल्यू। द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ले रहे हैं वो 1 वर्ष ले रहे हैं। तो जब हम लोग टाइम की बात करेंगे, ध्यान से समझना मेरी एक बात को, हमने कहा कि मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू में जब हम नेशनल इनकम को बताएंगे तो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया तो उसको रुपए में बता देंगे, रुपए को एक्सचेंज कर लेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वैल्यू निकल जाएगी कि यदि आपके देश में कुल मान लो, जैसे मान लो आपका देश है ये, और यहाँ के लोगों ने मिल करके कुल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो वैसे तो 1 साल हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम लोग कनेक्ट किसको करेंगे जी, फाइनेंशियल ईयर को, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो मान के चलो जैसे मान लो 2025-26 है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 2025-26 में मान लीजिए कि ये इंडिया है भाई, इंडिया के कुल सभी लोगों ने मिलकर के टोटल मान लो 100 रुपए का प्रोडक्शन किया। कितने का, 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए क्या है पता है आपको, जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विस हमने प्रोड्यूस किए हैं उन सबकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये इस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का नेशनल इनकम कहलाएगा कि यहाँ पर 100 रुपए का टोटल नेशनल इनकम हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा पॉइंट है? इसमें क्या शामिल हमने किया, हमने कहा ये जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू में हमने शामिल कर दिया गुड्स को भी और सर्विसेज को। गुड्स और सर्विसेज को मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पूरे 1 साल में जितने भी सामान बने हैं और जितने भी सेवाएं उत्पादित हुई हैं उन सब की फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। ये बता रहा है कि नेशनल इनकम हमारा 100 रुपीज। सपोज दैट अगले साल हमने 120 का प्रोडक्शन किया, तो ये बताओ कि इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष हमारा नेशनल इनकम बढ़ा कि घटा? बट ऑब्वियसली कि बढ़ा है। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ना ही तो चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए उसको, राइट? अब देखिए क्या क्या इसमें एजम्पशंस हैं, क्या क्या इससे हमको बेनिफिट मिलेगा, जो नेशनल इनकम हम फाइंड आउट करेंगे उससे क्या क्या निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले उससे हम लोग निकालेंगे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी कंट्री में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि डेवलपिंग फेज से इंडिया को हम शिफ्ट कर रहे हैं डेवलप्ड फेज में, और बाई 2047 कहाँ पहुंचा देंगे, डेवलप्ड कर देंगे इंडिया को। तो जब कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज में मूव करती है तो क्या बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम हम तय कर सकते हैं कि अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग इंडिया से कितना आगे हैं, या फिर पाकिस्तान के लोग इंडिया से कितना पीछे हैं, या फिर स्विट्जरलैंड के लोग इंडिया से कितना आगे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। दिस इज द प्राइमरी इंडिकेटर। आप खुद भी सोच लो, आपके जानने में 200 लोग हैं, सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, किसी के घर में 10 लाख रुपए पर मंथ आ रहा हो, किसी घर में 10,000 पर मंथ आ रहा हो, तो दोनों का डिफरेंस आपको दिखाई देता होगा, यस या नो?
तो पहला तो काम हम करेंगे पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। इसी के बेसिस पर हम गरीबी रेखा की बात भी कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन की बात कर सकते हैं कि कितने से ऊपर माने कि यह गरीब है और कितने से ऊपर माने कि वह गरीब नहीं है। यानी कि नेशनल इनकम इज अ प्राइमरी इंडिकेटर टू डिफाइन मेनी ऑब्जेक्टिव्स इन द इकोनॉमी, राइट। आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें की एजम्पशन से पूरे डिफिनेशन में, जो मैंने आपसे पहले ही बात किया, हमने कहा कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस पर करेंगे, विद इन अ ईयर, एक वर्ष के अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया है, किसका प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कोई मार्कर आपने इस वर्ष बनाया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान, तो ये मार्कर यदि नहीं भी बिका और अगले साल आप चाहें कि जोड़ दें, तो अगले साल की नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रोडक्शन जिस वर्ष इसका हमने किया है उस वर्ष में टोटल इसकी वैल्यू कितनी है वो जोड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। आपने इस बार कोई एसी मैन्युफैक्चर करी तो इसकी जो मार्केट वैल्यू इस बार है वो इस वर्ष के इनकम में हमने जोड़ दिया। अब अगले साल इसको फिर खरीदा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्शन जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष हमने इसको अपने देश की नेशनल इनकम में जोड़ा है। तो पहला जो की इंडिकेटर है वो क्या है कि प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, समझ रहे हैं। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक्सक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल। यदि आपने मान लो कहा कि सर ऐसा है कि हमारे देश में मान लीजिए कि सर हमने एक ब्रेड बनाया, ब्रेड समझते ना, ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाने के लिए हमने मान लो 20 रुपए का गेहूं उत्पादन किया है, 20 रुपए का गेहूं है, उसको हमने कन्वर्ट किया 22 रुपए का आटा खरीदा, मैंने गेहूं को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आटे में। अब ये ब्रेड बनाने वाली कंपनी को हमने बेच दिया और फाइनली जो ब्रेड बन के आया वो 35 रुपए का आया मार्केट में। तो अब क्या हम लोग इस 20 रुपए को भी काउंट कर लें, 22 को भी काउंट कर लें और 35 को भी काउंट कर लें प्रोडक्शन में? नहीं काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसमें, 35 रुपए। इस 35 में ये 22 भी जुड़ा है, ये 20 भी जुड़ा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनको हम क्या कह रहे हैं भैया, ये गेहूं, ये आटा, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में कंसिडर किया जा रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो जब भी आप नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं करेंगे। कुछ बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यदि आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी। तो याद रखना है, जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि देखो, एक्सक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। 2 बार काउंटिंग से बचने के लिए हमें किसको बाहर करना होगा, इंटरमीडिएट गुड्स को। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? फिर क्या कहा जा रहा है, इंक्लूड्स ओनली मार्केट ट्रांजेक्शंस इंप्यूटेड फॉर नॉन मार्केट लाइक ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग। यानी कि जो मार्केट में ट्रांजेक्शन हुआ है बेसिकली आपको उसी को इंक्लूड करना है, और एक्सक्लूड किसको करना है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये की पॉइंट्स हैं। एग्जाम में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल है। मान लो इसी में एक लाइन जोड़ दिया है ऑप्शंस में कि इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स टू इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, और यहाँ पर मार्केट ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड कर दें तब भी गलत हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है एमसीक्यू में, क्या क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि किसी देश के निवासी, यहाँ पर ना कुछ लोग कहेंगे कि क्या गैर निवासियों को काउंट नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं, यदि कोई गैर निवासी जो भारत की धरती पर उत्पादन कर रहा है, समझ रहे हैं आप, तो वो जीडीपी की डिफिनेशन में आएगा, लेकिन अंततः हो सकता है कि वो उत्पादन करके सारा पैसा अपने देश भेज दे रहा हो। ये भी तो बात है कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताइए जो इंडिया के रहने वाले नहीं है लेकिन वो इंडिया की बॉलीवुड में या कहीं कुछ काम करते हैं। बताइए आप लोग। जैकलिन फर्नांडिस कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका। तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि वो इंडिया में पैसा कमाती होंगी, श्रीलंका भी भेजती होंगी? हाँ या ना? इसका मतलब है कि इंडिया की धरती से पैसा कमा के जो पैसा विदेश में जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो भारत की जीडीपी में तो काउंट हो जाएगा, लेकिन फाइनल वैल्यू जो हम लेंगे एनएनपी का तो उसमें काउंट नहीं होगा। कितना हमारे पास बचा वही तो हम काउंट करेंगे। आप यहाँ कमाइए जितना और सब भेज दीजिए बाहर, तो फिर वो काउंट तो हम नहीं करेंगे उसको अंततः। तो अभी हम लोग केवल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ये जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आमतौर पर एक वर्ष में हमने कहा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होगा, और इसके बारे में हमने कुछ बेसिक आपको बताया कि क्या क्या चीजें इसमें काउंट होंगी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है पहले ही मैंने समझा दिया था, लेकिन उसी बात को थोड़ा सिस्टमेटिक समझिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कह रहा है
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम क्या चीज ट्रैक करेंगे जी? ग्रोथ ट्रैक करेंगे। ग्रोथ, आपके कंट्री का, आपके नेशन का हर साल यदि नेशनल इनकम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ की इकोनॉमी सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, अभी समझा रहे हैं, यदि कोई कंट्री में आपके पैसा लगाना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और वो देख रहा है कि हर साल नेशनल इनकम बढ़ता जा रहा है, तो वो लगाना चाहेगा कि नहीं लगाना चाहेगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा तो फिर आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और साथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और ज्यादा हमारा नेशनल इनकम बढ़ने लगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी धरती पर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। यदि कोई शेयर मार्केट में इंडिया के पैसा लगा रहा है यूएस में बैठ करके, तो क्या डायरेक्ट किसी को रोजगार मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि लखनऊ में आके, दिल्ली में आके, गुड़गांव में आके कोई फैक्ट्री खोल रहा है तो आपको रोजगार मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा हमने कहा इन्फॉर्म फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि यदि आपने ये वाला लेक्चर पढ़ लिया है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने में, बनाने में नेशनल इनकम मदद करेगी। यदि हमें लगता है नेशनल इनकम से हमको डेटा मिलता है कि हिंदुस्तान में 80% से अधिक लोग भूख से मर रहे हैं, तो हम वैसी योजनाएं बनाएंगे जिसमें लोगों को पहले भोजन मिले, और हमें लग रहा है कि नहीं हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं है, तो हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी चला रहे हैं, योजना जिसमें राशन दे रहे हैं, फ्री राशनिंग कर रहे हैं, शायद उसको बंद कर देंगे। यदि हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देंगे, और लग रहा है कि कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करेंगे। यानी कि नेशनल इनकम के बेसिस पर हम क्या करेंगे? अपना मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करेंगे कैसा बनाना है। तो ये तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। वंस वी टॉक अबाउट सोशल इंपॉर्टेंस, तो नेशनल इनकम बताएगी कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कई सारे पैरामीटर्स को लेंगे, बात करेंगे इस पर कि देश में लोगों का एजुकेशन का लेवल क्या चल रहा है, देश में लोगों की हेल्थ की स्थिति क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऐसा तो नहीं कि इंसान 55 वर्ष तक जाते थे कह रहा है कि अब हमने तो अपनी जिंदगी जी ली बेटा, अब तुम देख लो, जो कि आप देखते होंगे हिंदुस्तान में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, खास करके गरीब परिवारों में। जबकि वहीं जापान में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 100 साल तक जीना है, तो जबकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब है कि शायद हमारे यहाँ हेल्थ पैरामीटर्स को लेकर के हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान ज्यादा लंबे समय तक जी सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हमें नेशनल इनकम का पता चलेगा तब हम उसके आधार पर फाइंड आउट कर पाएंगे कि हिंदुस्तान में लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों कम है या क्यों ज्यादा है। कम है तो कितना कम है और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। नहीं समझे आप मेरी बात को? समझिए फिर से। मान लीजिए कि आपकी इनकम मंथली इतनी नहीं है, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। छोटी सी बात ये बताते हैं कि कई बार देखा गया है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण भारत में जो सैनिटरी पैड होता है, महिलाएं उसको खरीद नहीं पाती हैं। समझ रहे हैं आप? और उसकी जगह पर, सैनिटरी पैड की जगह पर वो गंदा कपड़ा यूज कर रही हैं। जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उसमें तो पेड़ पौधों के पत्ते यूज करती हैं। तो बहुत बार पता चलता है कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जैसे तमाम बड़ी समस्याएं हो गई, और फिर उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर चला गया जी? दवाई में, इलाज में। और वो पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर एक डोमेन, एक चीज केवल क्या कर रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दुनिया में डाउन कर दे रही है। तो भारत के लोगों का डेवलपमेंट कम हो रहा है, ये मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है जब इंडेक्स हमारी रैंक खराब आ रही। तो समझ रहे हैं आप? तो ये कैसे पता चलेगा कि आप कितना कमाते हैं, कितना किस पर खर्च कर रहे हैं? ये सब डेटा हमको नेशनल इनकम से लेना पड़ेगा। ठीक है? सोशल इंपैक्ट। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर वहीं पर बात आती है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, केवल डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, और इसके कई सारे पैरामीटर हैं। आप मेरी बात को समझें। यदि आज आप लोगों के पास, सबके पास सरप्लस पैसा हो, मतलब घर में 10 लाख रुपए ऐसा पड़ा हो जिसकी कोई आवश्यकता ही ना हो, लिक्विड हो, तो हो सकता है कि आज आप कहें कि हम क्या करेंगे? सोलर पैनल्स लगाएंगे, आज से हम इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं यूज करेंगे, और इसी सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिक कुकर ले आ रहे हैं, एलपीजी भी नहीं यूज करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात उसकी कर रहा हूं जो हिंदुस्तान का सबसे अंतिम गरीब व्यक्ति है। तो क्या वो एलपीजी का सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ा होगा? नहीं होगा। उससे पता चलेगा कि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब शुरू हो चुका है, लेकिन वो कैसे? जब उसको नेशनल इनकम के आधार पर हम तय कर पाए कि उसके पास कितना पैसा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग जो है,
या इस डेटा को यूज करेगा स्टेट वाइज इक्विटी लाने में, कि ऐसा ना हो कि बिहार का व्यक्ति चूल्हे पर खाना बना रहा हो और गुजरात का व्यक्ति पाइपलाइन से पीएनजी लगा करके घर में बैठा हो। नीति आयोग क्या करेगा, स्टेट वाइज इक्वालिटी पर, इक्विटी पर फोकस करेगा। ये सोशल यूज हम कर पाएंगे अपने नेशनल इनकम के डेटा का। आपको नहीं लगता कि इंडिया में स्टेट वाइज डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है? पंजाब के व्यक्ति से मिलिए तो लगता है कि ओ पाजी कैसे हो, सब बढ़िया, एकदम मस्ती में सब चल रहा है। झारखंड और गरीब छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से मिलिए, उड़ीसा के व्यक्ति से मिलिए तो लगता है कि मतलब दिन कट रहे हैं जीवन किसी तरीके से, आया ना। तो ये जो स्टेट वाइज डिस्पैरिटी है ये हिंदुस्तान को अलग अलग हिस्से में तोड़ सकती है ना। इसीलिए जरूरी क्या है, ऐसे स्कीम को लाने की, ऐसी योजनाओं को लाने की कि स्टेट वाइज क्या हो जाए, इक्विटी हो जाए। और वो आएगी कैसे, पहले डेटा चाहिए कि कितनी डिस्पैरिटी है, क्यों है, कहाँ पर है, फिर उसके हिसाब से हम अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे उसको। समझ रहे होंगे आप बात? इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस हमने आपको समझाया। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां हैं मैंने बताया आपको, एक तो इनइक्वलिटी वाली कमी है, दूसरा हमने कहा कि नॉन मॉनेटरी वेलफेयर में इन्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है। ब्लैक इकोनॉमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब ये मान के चलो कि आज तो बड़ा राहत हो रही धीरे धीरे कि डिजिटलाइज हो गया, तो पता चल रहा है कि कौन सा पैसा किसके खाते में से किस कहाँ पर मूव कर रहा है। आज के हम 5, 6, 8, 10 साल पीछे जाएं तो लोग देखिए कि कैश में पूरा ट्रांजेक्शन चलता था। करोड़ों अरबों का मार्केट पर डे का किसमें मूव करता था, कैश में। तो कैश में यदि कोई चीज चल रही है तो जो अथॉरिटी के सामने नहीं, तो आपको क्या ही पता चलेगा कितना इनकम है कितना नहीं है, कैश में फ्लो चल रहा है सब कुछ। समझ रहे हैं आप? तो ये सारे इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग बात समझ में आ गई। मेथड पर अभी बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो मेथड क्या है, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर नेशनल इनकम को कितने प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, कितने प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सा पैरामीटर है। तो सबसे कोर पैरामीटर जो है वो है पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये सबसे कोर पैरामीटर है। किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं कि वहां की जीडीपी कितनी है। और मैंने कहा जीडीपी आप नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू आप निकालेंगे। तो यदि यूएसए की निकाल रहे हैं तो डॉलर में वो लोग निकालेंगे, हम अपना निकालेंगे तो रुपए में निकालेंगे, इंग्लैंड के लोग निकालेंगे तो वो पाउंड स्टर्लिन में निकालेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि दुनिया की किसी भी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कंट्री की वैल्यू भी डॉलर में बताई जा सकती है कि कितना जीडीपी इंडिया का है, कितना जापान का है, कितना जर्मनी का है, कितना चीन का है। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मान के चलना कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो प्राइमरी फोकस किस पर होना चाहिए हमारा, क्या बढ़ाने पर, जीडीपी बढ़ाने। ठीक है, अब समझते हैं कि जीडीपी है क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप हैं और मैं चाहूंगा कि कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, जहां पर कोई दिक्कत आए आप पूछिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं, कैसी सीमा, यहां पर किस सीमा की बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है जियोग्राफिकल बाउंड्री की, किसी देश की भौगोलिक सीमा। हालांकि आपको बताएं कि जो कंट्री है, देश है, देश का कॉन्सेप्ट ही ज्योग्राफिकल है। जब हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है उस कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री आती है। समझ में आ रही बात मेरी? तो एक वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित, एक एक पॉइंट समझना, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। अब यहां पर वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, और विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स और इन अ ईयर, ये सब की कीवर्ड्स हैं। देखो समझिएगा एक एक पॉइंट। हमने कहा कि मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, इस इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चाहे कोई फॉरेन एम्बेसी हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, बस वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हो। किसका प्रोडक्शन? गुड्स या सर्विसेज का। अब जब हम बात करते हैं गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, जितना गुड्स टोटल प्रोड्यूस हुआ और जितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ, और इन दोनों की जो फाइनल वैल्यू है,
अब यहाँ पर फाइनल वैल्यू का मतलब हमने कहा कि हमें क्या क्या चीज एक्सक्लूड कर देना है, किसको बाहर रखना है, जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, यानी कि इस मार्कर को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम सीधे इस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फाइनल वैल्यू जोड़ेंगे, टोटल फाइनल वैल्यू, और किस रेफरेंस में, मॉनेटरी रेफरेंस में, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ सर्टेन ईयर। यही बात तो कही जा रही है। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो याद रखना, गुड्स प्लस सर्विसेज। फार्मूला क्या निकलेगा, फार्मूले की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस कभी कभी देखा गया है कि एग्जाम में आपके फार्मूला देकर के एमसीक्यू पूछते हैं, अदरवाइज फार्मूला नहीं देते हैं, डिफिनीशन पर कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और वहां से एमसीक्यू देते हैं। ठीक है, फार्मूले जो होते हैं वो क्लास 11th 12th वगैरह में जब इकोनॉमी आप पढ़ते हैं तो वहां पर कभी कभी यूज हो जाते हैं, या फिर आगे की क्लासेस में, अदरवाइज फार्मूले बहुत आवश्यक। फिर भी समझिए, जीडीपी का मतलब, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स माइनस एम। तो पहले एक्स माइनस एम को समझते हैं। एक्स माइनस एम क्या है, एक्स एक्सपोर्ट को बता रहा है और एम इंपोर्ट को बता रहा है। एक्स एक्सपोर्ट को बता रहा है और एम इंपोर्ट को बता रहा है। यदि एक्स माइनस एम की वैल्यू ज्यादा आए, एक्स माइनस एम की वैल्यू ज्यादा आए तो कोई देश सही दिशा में है, या एक्स माइनस एम की वैल्यू कम आए तो कोई देश सही दिशा में है। मेरी बात को फिर से समझिए, देखो पहले आप ये समझो कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, एक्स क्या है भाई, एक्सपोर्ट है, निर्यात है ना। आप ज्यादा निर्यात करें तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, या ज्यादा आयात करेंगे तो पैसा कमाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ना। एक्स आपका हमने कहा कि एक्सपोर्ट है और एम क्या है, इंपोर्ट है। और मैंने आपसे कहा कि एक्स माइनस एम ब्रैकेट में लिखा था ना, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये समझना कि कंट्री सरप्लस ट्रेड कर रही है। कैसा ट्रेड कर रही है, हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कैसा है, सरप्लस है। एक्सटर्नल ट्रेड कैसा हो गया, सरप्लस। और जब एक्सटर्नल ट्रेड सरप्लस रहेगा, जब एक्सटर्नल ट्रेड सरप्लस रहेगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी सही कंसीडर की जाएगी। दुनिया के किसी भी बड़े देश को देखो, यूएसए को, चाइना को, फ्रांस को, जर्मनी को, ये क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जो इनका एक्सपोर्ट वैल्यू है इनके इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा है। और यही तरीका है कि आप अपने रुपए को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप रुपया मजबूत करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजबूत रुपया, वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर, युआन, येन एटसेट्रा, इनके अगेंस्ट रुपए की वैल्यू क्या है, राइट। यदि आप चाहते हैं कि रुपए की वैल्यू जो आज आप पढ़ रहे हैं 92 के आसपास, 93 के आसपास अगेंस्ट $1, यदि वो 80 हो जाए, 70 हो जाए, $1 1 रुपये की इक्वल हो जाए, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा साहब, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, राइट। लेकिन आपको भी पता है कि दुनिया की हर डेवलपिंग कंट्री यहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रही भाई, एक्सपोर्ट किसका करेंगे, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, तो जरा बताइए कि प्रोडक्शन कोई कंट्री, आप कहेंगे सर इतना आसान है तो इंडिया ये सब काम कर क्यों नहीं रहा है भाई। तो आप बताओ जरा, प्रोडक्शन करने में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। यदि मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन, सो आप देखें तो प्रोडक्शन हम करते हैं तो प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स है ना। कौन से 4 फैक्टर्स हैं, एक एक करके। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, श्रम की, कैपिटल की बात करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना। बात मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद बात किसकी करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की, ये तो करते हैं। तो अब बताओ मुझे, उद्यमशीलता, इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया के पास क्या लैंड नहीं है, बहुत सारा लैंड है। वी आर ऑफरिंग टू फॉरेन नेशंस कि आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्ट करिए, तो इसका मतलब लैंड तो हमारे पास है। एंड लेबर, बहुत सस्ता श्रम है भारत में। आपको शायद पता नहीं है कि जो आप दिन भर काम करते हैं आपको 700-800 रुपये इंडिया में मिलते हैं। तो इंडियन करेंसी में बात करें तो यूएसए में काम करने के लिए, लेबर वर्क के लिए लगभग आपको 5000 से अधिक मिलेगा एक दिन का। इसका मतलब है कि इंडिया में श्रम तो है ही है, अच्छा खासा श्रम है।
और साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के पास आ रही है किसकी आ रही है, कैपिटल की। और दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो एंटरप्रेन्योरशिप की आ रही है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 करोड़ लेके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से बिजनेस में हाथ डालें, कि उनको डर है कि कहीं बिजनेस खराब ना हो जाए, क्योंकि उस बिजनेस को करने की स्किल उनके पास नहीं है। पता चल रहा है कि बीटेक प्लस एमबीए करके बच्चा पास आउट है, लेकिन उस एमबीए की स्किल को वो कैसे बिजनेस में यूज करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन में उसको पढ़ाया ही नहीं गया ठीक से कि कैसे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। समझ आ रही मेरी बात, हाँ या ना। तो इंडिया में बेसिकली इन दो चीजों की प्रॉब्लम है, और ये दो चीजें सरप्लस हैं किसके पास, जो हाँ जो कुछ ऐसे देश हैं जहां से लोग यहाँ पर आकर के काम अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हर डेवलपिंग कंट्री के साथ लगभग यही प्रॉब्लम है कि उसका जो एक्स माइनस एम है वो पॉजिटिव की जगह पर क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और इसी वजह से उस देश की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जा रही है अगेंस्ट इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, जीडीपी की डिफिनेशन पर आते हैं। जीडीपी की डिफिनेशन में हमने एक बात करी कि जीडीपी इज इक्वल टू सी क्या है भाई, कंजम्पशन। अच्छा, जब भी कभी हम कंजम्पशन की बात करते हैं, कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, उपभोग। और जब आपने उपभोग किया तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंड किया होगा। तो इस फार्मूले से आपको समझ में आना चाहिए कि जीडीपी जो है हम कैलकुलेट जो करने जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर अप्रोच दे रहे हैं हम इसको, इनकम अप्रोच नहीं दे रहे हैं। कैसा अप्रोच दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर। क्योंकि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खर्च करना। आपने कोई चीज बाजार से खरीद के लाया, साबुन खरीद के लाया और उसको कंज्यूम किए, है ना। समझ आ रही मेरी बात। तो एक्सपेंस किया कि नहीं आपने, तो अप्रोच आपका कहां चला गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी को साधारण भाषा में समझिए, गरीब मुल्कों में लोगों के खर्च करने की आदत बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड ज्यादा बात करते हैं। आंसर होगा नहीं, कितना आप दिन भर में खर्च करते हैं इसी से डिसाइड होगा कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। इंडिया में जो हम लोग डिफिनेशन लेते हैं कई सारी लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन हमारा है वो किसका है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आप अपने खाने पीने पर कितना दिन भर में खर्चा करते हैं, इससे पता चलता है कि आप गरीबी रेखा से ऊपर चल रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे होंगे। तो जो जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम दे रहा है, इसमें जो सी है वो कंजम्पशन की बात कर रहा है, और कंजम्पशन किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है, बताओ, एक्सपेंडिचर अप्रोच को, राइट। आगे आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके की सेविंग है भाई, जो आप थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं वही कोई ना कोई इन्वेस्ट कर दे रहा है। जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे राष्ट्र में मान लो आप इंडिविजुअल लेवल पर जो खर्च कर रहे हैं कर ही रहे हैं, सरकार भी तो जो योजनाएं चला रही है उसमें पैसा ही खर्च हो रहा है, हाँ या ना। तो या तो वो उत्पादन हुआ होगा देश में, और या तो वो कहीं से उधार लेकर के आएंगे, लेकिन काउंट तो करेंगे ना, राइट। तो जीडीपी की बेसिक डिफिनेशन समझ में आ गई। इसमें 3-4 चीजें अभी आपको प्राइमरी ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज ध्यान देनी है कि जीडीपी डिफाइन होती है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कैलकुलेटिंग एज पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। Second point is that GDP always count within the territorial boundary of a country, geographical boundary of a country, right? अब इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं मतलब कोई भारत में पाकिस्तान के ऑफिस में बैठा है और उसने कोई सर्विस प्रोड्यूस करी है तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, वो अभी आ रहे हैं आगे, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। प्राइमरली हम उसको काउंट करेंगे, प्राइमरली काउंट करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो देखिए स्कोप क्या है, स्कोप समझिए। स्कोप में हमने कहा कि टेरिटोरियल, यानी कि पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करेगा, बाउंड्री पर। और क्या इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड फॉरेनर्स इन इंडिया, एक्सक्लूड्स इंडियंस इन अब्रॉड। दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत देर से समझा रहा हूं कि यदि इंडिया में कोई जर्मनी का व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगा करके कोई सामान का उत्पादन कर रहा है तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। लेकिन इंडिया का ही कोई आदमी यदि जर्मनी में कोई फैक्ट्री लगा करके वहां पर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्राइमरली जर्मनी की जीडीपी में काउंट होगी। समझ रहे हैं, हाँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रह करके कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया है तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंक्लूड्स। क्यों, क्योंकि वो किस बाउंड्री के अंदर डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया के अंदर।
और इंडिया का ही कोई व्यक्ति कनाडा में डेवलप कर रहा है तो वो वहां की जीडीपी में काउंट होगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना। फिर अगला प्रश्न आपके मन में आएगा, तो सर क्या वो वहां से कमा के पैसा भारत भेजेगा? अभी इस बात है, भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता है। यदि भेजेगा तो वो हमारे यहाँ काउंट होगा कि नहीं होगा, और यदि यहाँ वाला विदेश भेजेगा तो हमारे यहाँ से माइनस होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन उठेगा ना, अभी उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार मैं रीडिफाइन कर देता हूं। जीडीपी ऑफ एनी कंट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? इट इंक्लूड्स फॉरेनर्स ऑन द लैंड ऑफ द कंट्री एंड एक्सक्लूड्स सिटीजन्स फ्रॉम अदर फॉरेन लैंड। समझ आ रही बात ना? तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और अपने वाले को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। एनी डाउट? नाउ अब बात आती है टाइप ऑफ जीडीपी क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ जीडीपी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो निकालेंगे मार्केट प्राइस पर और दूसरा निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पर। मैं समझाता हूं। मार्केट प्राइस क्या कह रही है, देखो मार्केट प्राइस में इंक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडीज, और फैक्टर कॉस्ट पर बात करेंगे तो एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखना जरा ध्यान से। ये बताइए, हमने कहा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और हमने कहा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, तो सबसे पहले ये बताओ कि जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं, आपने कोई सामान खरीदा होगा कभी, या कोई सेवा भी खरीदी होगी, तो आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है एमआरपी, लिखा होता है ना एमआरपी। कोई सामान मान लीजिए आपने खरीदा, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी। तो एमआरपी का मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मतलब जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, इसमें हमने सभी टैक्सेस को जोड़ दिया है, यानी कि ये सभी टैक्सेस को क्या कर रहा है जी, ऐड कर लिया है। यानी कि इससे अधिक अब इस सामान की वैल्यू 1 रुपए भी नहीं हो सकती। यदि आप एमआरपी मान लो 100 रुपया लिखा और गलती से किसी ने 120 मांग लिया, तो आप चाहें तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में कि ये गलत है, आप हमसे इससे ज्यादा नहीं ले सकते। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये हो गया कि जो कैसे, देखो वैल्यू मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बिस्किट खाते हैं आप लोग? कोई एक बिस्किट एग्जांपल बताओ। पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है, ले लेना। कितने लोग पार्ले जी खाते हैं? आजकल हमने देखा है कि इंसान कम, लोग अपने कुत्तों को ज्यादा खिला रहे हैं। दुकान वाले भी जो रखे हुए उनसे बोल दो भैया पार्ले जी है, तो वो समझ जाते, पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई कुत्ता है कि नहीं है। तो थोड़ा सा सोचने पर इंसान मजबूर होता है, कैसे भाई, मतलब शहरों की बात कर रहे हैं, गाँवों में तो अभी भी, गाँव भी क्या, आप तो गाँव भी बहुत एडवांस हो गए हैं। एडवांस का मतलब नहीं, मेरा मानना है टेस्ट का मतलब है। नहीं, पार्ले जी इनिशियली जो खाने का मजा है, मुझे लगता है और किसी बिस्किट में सामान्यतया नहीं मिलता है। पानी के साथ अलग मजा है उसका, चाय के साथ अलग मजा है, ज्यादा मजा पानी के साथ है। कितने लोग एंजॉय किए हैं? सब नहीं किया होगा। तो मान लीजिए कि पार्ले जी आपने खरीदा, बनाया आपने, मान लीजिए आप पार्ले जी के मैन्युफैक्चरर हैं। पार्ले जी के आप क्या हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। 4 रुपए में आपने इसको बना दिया जी। इस 4 रुपए में सब कुछ शामिल है, मतलब सारा रॉ मटेरियल शामिल है, सारा लेबर शामिल है, सारा कैपिटल शामिल है, और इसी में आपका 1 रुपए प्रॉफिट भी शामिल है। नाउ यू आर रेडी टू रिलीज द पैक ऑफ 8 बिस्किट्स जस्ट इन 4 रुपीज। लेकिन तब तक सरकार ने कहा कि हमें क्यों भूल रहे हो भाई, 1 रुपए हमको भी चाहिए टैक्स। ठीक है, समझ आ रही बात ना? तो अभी जो मार्केट में आया वो कितने में आया, 5 रुपए में। तो 1 रुपए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है। कौन सा टैक्स जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर देखा होगा आप लोगों ने, मान लो यूरिया की बात कर लें, आया ना, फर्टिलाइजर एग्जांपल में लेते हैं यूरिया। यूरिया देखा आप लोगों ने, कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं ना यूरिया के। कुछ फार्मूला याद है? देखिए जनरल नॉलेज बहुत अच्छी चीज है, बहुत मन से पढ़ना चाहिए, मजा आएगा पढ़ेंगे तो। NH2CO NH2,
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, डाईएमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन है, नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। हर किसान की सबसे पहली जरूरत जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की है, खास करके गंगा यमुना के दोआब में या किसी भी एलुवियम सॉइल में जहां पर नाइट्रोजन की भारी कमी है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो अपने आप को डेवलप करेंगे उसके लिए क्या बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे भैया? प्रोटीन बनाएंगे वो। और प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। HO उनको मिल जाएगा कहां से? जड़ों से पानी के फॉर्म में। कार्बन मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म से। मिट्टी में नाइट्रोजन है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दाल की खेती करना लगभग बंद कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने। तो नाइट्रोजन है ही नहीं मिट्टी में। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? ऐसे फर्टिलाइजर्स की डिमांड करेंगे। कौन? किसान। ये बताओ, हाँ, कोई एक सामान का आप हमको दाम बताइए जो देखते देखते आपकी सामने ही बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, प्राइस बढ़ गई जैसे। पेट्रोल एक हो गया, चलो अच्छा, पेट्रोल के साथ ही आप अल्कोहल भी ले सकते हैं, जैसे आप दारू कह रहे हैं साधारण भाषा में। हैं? गा- छोटा वाला। हाँ, 25 से 75 हो गया। अच्छा, कभी आपने आंदोलन, हाँ सिगरेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। कभी आपने आंदोलन देखा कि मतलब अरे दाम बढ़ गए, बियर के दाम बढ़ गए हैं, विस्की के दाम बढ़ गए हैं, अब धरना पर लोग बैठ गए कि नहीं कम करो कम करो, देखा कभी? और सेल कभी डाउन होते देखा? करे दाम बढ़ गया आप नहीं पियेंगे। सिगरेट के दाम बढ़ गए, बढ़िया से बढ़े, कंजम्पशन अभी भी वही है। लेकिन अभी आप देखो कि अभी आलू महंगा हो जाए, प्याज महंगा महंगा हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए। हाँ, नहीं, ये तीनों टॉप प्रोडक्ट में आते हैं। TOP प्रोडक्ट्स कहते हैं इनको, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। गरीब आदमी क्या कहता है, पूछो खाना बनाए हो? कि हाँ। क्या बनाया? किसकी सब्जी, किसी को नहीं है? आलू टमाटर प्याज की सब्जी है, रोटी है, और बढ़िया। जबकि सब्जी में देखा है तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है ग्रीन वेजिटेबल के नाम पे, मिला जुला के उसने काम भर का तैयार कर रखा है, तुम 4-5 रोटी खा सकते हो उससे, ये तो है। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक का दाम बढ़ता है, लोग देखो धरने पर बैठ जाते हैं, है ना। कई बार आपने पढ़ा होगा कि किसान अपने प्याज को ले आके सड़कों पर फेंक दे रहे हैं कि हमें मंडी में नहीं बेचना है क्योंकि दाम लग रहा है 1 रुपए किलो। नासिक में कई बार मीडिया में ना 50 पैसे प्रति किलो पर आपका प्याज खरीदा जा रहा है, और किसान की कॉस्टिंग उसमें आ गई, पता चल रहा है कि 5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो। तो वो क्यों आपको बेचेगा? आप मुझे बताओ। उससे तो सड़क पे फेंक देगा, वो नहीं बेचेगा आपको। गेटिंग में पॉइंट आ रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। और फिर वो क्या चाहेगा कि इंडिया में हम खेती करें? तो वो ये चाहता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी खेती करने में बहुत ज्यादा जरूरत है, उन पर सरकार हमको क्या दे दे भैया? सब्सिडी दे दे। समझ रहे हैं आप? सब्सिडी दे दे। तो सब्सिडी कैसे अप्लाई होगी? देखो जरा, छूट कहते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि 50 किलो का पैकेट, एक एग्जांपल समझिएगा, कि 50 kg पैकेट ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चर करने के बाद जब फैक्ट्री से निकला, टाटा केमिकल से मान लीजिए निकला, रिलायंस केमिकल से निकला, कहीं से भी निकला, तो उन्होंने सारा कुछ अपना जोड़ करके कहा कि भाई ये जो पड़ेगा आपको वो 1,000 रुपए में 50 किलो पड़ेगा। ठीक है जी। सरकार ने कहा कि एक तो किसान वैसे ही खेती नहीं करना चाहता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर यदि पता चला फर्टिलाइजर पर हम टैक्स लगा देंगे तो और महंगा हो जाएगा। ठीक है, टैक्स तो छोड़ो, ऐसा करो भाई, तुम 200 रुपया मुझसे ले लो। तुम का मतलब फैक्ट्री मालिक, हम इस प्रोडक्ट को सब्सिडाइज कर दे रहे हैं, मार्केट में जो किसान को बेचो, कितने में बेचो? 800 रुपए में। तो 200 रुपए क्या दे दिया? सब्सिडी दे दिया। किसान से कहा है कि तुम्हें ही चाहिए तो सीधे तुम्हारे खाते में भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद होगा आप लोगों को LPG की सब्सिडी आती थी शुरू में, अभी भी आ रही होगी। यानी कि आप जो दे रहे हैं उसमें से कुछ हम आपको वापस कर दे रहे हैं सब्सिडी के नाम पे, लेकिन आप LPG यूज करिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। यानी कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिस पर सरकार क्या करेगी? सब्सिडी देगी। जैसे अभी सोलर पैनल आप खरीद रहे हैं, हैवी सब्सिडाइज्ड है ना। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी जिस पर सरकार क्या करेगी? ज्यादा टैक्स भी लगाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो टैक्स और सब्सिडी समझ में आ गया क्या है? प्रोडक्ट पर सब्सिडी लगी हो सकती है और टैक्स भी लगा हो सकता है। तो जब कोई प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आएगा, ध्यान से समझना इस बात को, जब हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा
तो उसमें क्या इंक्लूड हमने किया है, इंक्लूड हमने किया है टैक्सेस और सब्सिडीज को। तो ये बताओ कि यदि हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, हमने कहा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहें, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया जी, कि जो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट है, बात समझिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, फैक्टर कास्ट का मतलब है लागत मूल्य, यानी कि उस सामान को या सेवा को बनाने में जो लागत लगी है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दें, टैक्स जोड़ दें, बहुत अच्छा, और क्या घटा दें, सब्सिडी घटा दें, तो ये निकल के आ जाएगा क्या भैया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और इसी को यदि हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कास्ट फाइंड आउट करना चाहें तो क्या कर दें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, निकल के आ जाएगा। प्योर मैथमेटिक्स है, कोई समस्या तो इसमें है ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कास्ट पर क्या रिलेशन है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, क्या घटाना पड़ेगा, टैक्स इसमें जोड़ना पड़ेगा, सब्सिडी घटाना पड़ेगा, इसी को इधर करके इधर भेज दिया तो क्या होगा, टैक्स माइनस कर दिया, सब्सिडी प्लस कर दिया। कोई कंफ्यूजन? तो जीडीपी क्या है वो समझ में आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है वो समझ में आ गया, जीडीपी एट फैक्टर क्या कास्ट क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि अब तो खैर नहीं कह सकते हैं, अब तो इंडिया की स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन एक टाइम था जब डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता था कि किस फैक्ट्री से कितना सामान किस दाम पर निकला है। बेसिकली जब वो मार्केट में आ जाता था तब हम क्या करते थे, कैलकुलेट कर लेते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यूएस जैसे कंट्रीज में इस बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता था कि इंडिया का जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वही सही नहीं है। आप बार बार क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री एज पर द जीडीपी। तो लोग ये कहने लगे हैं कि नहीं आपका मेथड ही सही नहीं भाई। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के कारण हमारा फैक्टर कॉस्ट पर भी हम निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस पर भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ का भी आप निकाल लो मार्केट प्राइस पर और हमारे यहाँ का भी निकालो। अब इसमें एक चीज और आएगी, समझाते हैं, यहां तक क्लियर है ना? डिफिनीशन और टाइप्स में फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस, सब क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। देखो जीडीपी क्लियर है पूरी तरीके से। अभी जीएनपी पर आ रहे हैं, लेकिन जीएनपी से पहले आप लगे हाथ पहले एनडीपी पढ़ लीजिए। मतलब कहने का क्या है कि यदि आपको जीडीपी समझ में आ गई है तो आपको एनडीपी 100% समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। जीडीपी की डिफिनेशन याद है ना? जीडीपी को हमने कहा कि अब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टोटल को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेट समझ रहे होंगे? कहा जा रहा है कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि जो कैपिटल कंजम्पशन हुआ है। भाई कोई सामान बना दिया हमने, मान लो लैपटॉप बन गया, इस साल लैपटॉप बना, तो थ्रू आउट द ईयर एंड में इसकी वैल्यू घटी कि बढ़ी? इसकी वैल्यू घटी, और 10 साल में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, हो सकता है। मतलब प्रत्येक वर्ष आपके सामानों की वैल्यू बढ़ रही घट रही है, एक्सेप्ट रियल एस्टेट एंड गोल्ड। लैंड और गोल्ड की वैल्यू को छोड़ दें, जो कि एक्सेप्शन है, जनरली गोल्ड की वैल्यू कम नहीं होती है और लैंड की वैल्यू भी कम नहीं, ठीक है। बाकी किसी सामान की बात करें तो आप अभी कोई मार्केट खरीद के लाइए, परसों इसको बेचिए, रीसेल करिए, वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएट करेगी। इसी को हम लोग वियर एंड टियर कहते हैं। वियर एंड टियर बता रहे हैं। वियर एंड टियर का मतलब क्या हमने बताया? वियर एंड टियर का मतलब लॉसेस। बेसिकली इट इंक्लूड्स इन मशीनरी। जैसे आप पंखा खरीद के ले आए, एसी खरीद के ले आए, क्या हुआ? 1 साल तक चला तो वियर एंड टियर लॉसेस हुआ ना। तो यदि उसी डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर दें किसमें से? जीडीपी में से, तो क्या निकल के आएगा? एनडीपी निकल के आ जाएगा। ये क्लियर? राइट। तो जीडीपी और एनडीपी में कोई आपसे पूछे कि भैया जरा समझा दो, तो बहुत कॉमन सेंस है, फार्मूला क्या निकल करके आ रहा है कि जीडीपी यदि आपके पास है और आपको एनडीपी फाइंड आउट करनी है, तो एनडीपी में क्या करना है? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। ये तो निकलेगा। हास मतलब नुकसान जो हुआ है, डिप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, कोई समस्या तो नहीं। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इज नोन एज एनडीपी। बाकी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट का मतलब आप ऑलरेडी जान रहे हैं, ठीक है। 1 लाख का 10 लैपटॉप खरीद के ले आए,
और मान लीजिए डिप्रिशिएट कर गया 10,000 रुपये उसकी वैल्यू, तो जो जीडीपी एनडीपी जो काउंट होगी वो कितनी होगी? 90,000। हाँ तो वेयर एंड टियर में खराब खत्म हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू खत्म हो गई ना, खराब हो गया तो। अब बोल तो रहा हूँ कि जो मॉनेटरी वैल्यू जितनी खत्म हो गई उतना डिप्रिसिएशन काउंट कर देंगे, जितनी मॉनेटरी वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई उतना उसमें से माइनस कर दो, एनडीपी निकल के आ जाएगा। मान लो सारा खराब हो गया, 0-0 हो गया, तो जो एनडीपी बताएंगे वो तो 0 ही बताएंगे। फिर जीडीपी कितनी थी? 1,00,000, एनडीपी कितनी आ गई? 0-0। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी जरा ध्यान देना, इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल। समझ आ रही बात? और नेशन का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था? वीनेस। कोई यूएसए में बैठा है और इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है और वहां की धरती पर काम कर रहा है, समझ रहे हैं, और वहां से कुछ पैसा इंडिया भेज रहा है, तो अब बात आती है कि क्या हमारे नेशनल इनकम में वो काउंट होगा कि नहीं होगा। डोमेस्टिक में तो काउंट हम नहीं कर रहे हैं प्राइमरली, क्योंकि डोमेस्टिक धरती पर तो उसने उत्पादन नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। नेशनल पर देखो, कह रहा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेश। नेट फैक्टर इनकम, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या फार्मूला निकालेंगे जीएनपी का? देखिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी तो समझ में आ चुकी है, प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। अब वही बात निकल के आई कि आपके यहाँ के जो लोग बाहर में हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो बाहर से जो पैसा कमा करके इंडिया में भेजे हैं, इसको जोड़ लीजिए, और जो बाहर वाले हैं वो इंडिया में जो कमाए हैं वो बाहर भेजे हैं, उनको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या निकल के आएगा? जीएनपी निकल के आएगी। ठीक है जी, डेफिनेशन समझ में आ रही है ना। जीएनपी इज इक्वल टू क्या समझ में आ रहा है? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। क्लियर ना? अच्छा, क्या स्कोप है भाई? इसका स्कोप हमें ये बता रहा है कि नेशनल इंक्लूड्स रेजिडेंट्स इनकम वर्ल्ड वाइड एंड एक्सक्लूड्स नॉन रेजिडेंट्स। समझा दिया हमने आपको। अब देखो, एक डेटा हम आपको बताते हैं जो कि आपको पता है, क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया में एक ट्रेंड है, लोगों को लगता है कि हम भारत में रह के बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? विदेश चले जाना चाहिए। कई अब तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया ग्लोबलाइजेशन के कारण, नहीं तो पहले के टाइम में, आज के 15-20 साल पहले हम चले जाएं तो लोग बहुत प्राउडली बताते थे कि हमारे जानने वाले हैं जो बाहर रहते हैं। जो बाहर कहाँ? तो सऊदी अरब बता रहे हैं, कहीं बहरीन, कतर, पूछो काम क्या करते हैं तो बताते नहीं थे। पता चला कब्र खोद रहे हैं रोज। अरे भाई, कब्र खोदने का भी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? है तो मजदूरी ही, हाँ या ना। बकरी चरा रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुछ गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वही काम इंडिया में कह तो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं शर्म आ रही, नहीं करेंगे। यानी कि इंडिया की जीडीपी का नुकसान कर रहे हैं। जीएनपी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जीडीपी का नुकसान हो रहा है। जब तक जीडीपी, देखो बार बार बात किसकी करी जाती है? जीडीपी करी जाती है, जीएनपी करी जाती है? जीडीपी की करी जाती है। यूएस की जीडीपी ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। आपकी धरती पर प्रोडक्शन होना चाहिए भाई। एप्पल को चलाने वाला व्यक्ति इंडियन है, गूगल को चलाने वाला व्यक्ति इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाला व्यक्ति इंडियन है, लेकिन वो इंडिया की धरती पर यदि नहीं चला रहा है तो जीडीपी किसकी बढ़ेगी? जिसकी धरती पर वो चला रहा है। समझ आ रही बात ना। तो वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वहां की चीज भाई, सरकार टैक्स वहीं पर चार्ज करेगी, सारी चीजें। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट, ठीक है। जीडीपी समझ आई, एनडीपी समझ में आया, जीएनपी समझ में आ गया है। ठीक, अब अगला जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वो समझेंगे यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझना, कभी भी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो एनएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएनपी आपको पता ही है, जीएनपी में से क्या माइनस कर दिया जी? डेप्रिसिएशन। और जब इसको माइनस कर दिया तो आपको पता है कि एनडीपी प्लस एनएफआईए भी कर देंगे, तब भी एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, इंडियाज ऑफिशियल नेशनल इनकम मेजर्स प्रॉक्सी फॉर रेजिडेंट इनकम। यही कैलकुलेट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पर कैपिटा इनकम किस पर निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम किस पर निकालते हैं? जीडीपी पर, एनडीपी पर, एनएनपी पर, जीएनपी पर। तो आंसर होगा एनएनपी पर निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड यही निकल करके
आ रहा है, अंततः ही आ रहा है, फाइनल वैल्यू आपको बता रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी सब क्लियर है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है और जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। आपसे कोई सवाल पूछे कि भैया ये बताओ कि पर कैपिटा इनकम किस पर निकालते हो, आंसर करोगे एनएनपी पर। किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम किस पर निकाली जाएगी, एनएनपी पर। ठीक है, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का पर कैपिटा अब जीडीपी पर मान लो आपने निकाल दिया जी पर कैपिटा इनकम, और पता चला कि भारी मात्रा में यहां से पैसा कहीं और चला गया, तो डेटा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले उसको हटा दीजिए। पता चला जीडीपी पर आपने निकाला लेकिन जो जीडीपी है उससे ज्यादा है आपका जीएनपी, तो फिर भी डेटा गड़बड़ आएगा। तो इसीलिए अंततः आपको किस पर निकालना होगा, अंततः आपको निकालना होगा एनएनपी पर कैपिटा इनकम। और इसी वो तो देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर आप निकाल के दिखा देंगे कि फैक्टर कॉस्ट पर इतना है, मार्केट प्राइस पर इतना है, लेकिन यदि हम कंक्लूड करें तो इसको फैक्टर कॉस्ट पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो टैक्स और सब्सिडी को काउंट कर ले रहा है ना, और ये तो कंट्री टू कंट्री क्या होगी, वेरी करेगी। तो रियल डेटा समझ में नहीं आएगा कि इंडिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है या बांग्लादेश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है। यदि टैक्स और सब्सिडी जोड़ देंगे तब तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। समझे मेरी बात, कि कोई कंट्री ज्यादा सब्सिडी दे रही होगी, कोई कंट्री ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही होगी, तो उस केस में डेटा हमारा वेरी करने लगेगा। हम्म करना तो आपको दोनों पर पड़ेगा। हाँ, अब मेरे अकॉर्डिंग तो सब ठीक लिखा है, फिर भी आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा एक बार। समझ रही हैं? हाँ। हम्म। हम्म। जीएनपी में डिप्रिसिएशन की बात हम क्यों करें भाई? जी में डिप्रिसिएशन की बात नहीं करनी है, बात डिप्रिसिएशन की नेट में करनी है, ग्रॉस में करनी नहीं है। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यही है ना। तो ग्रास में डिप्रिसिएशन की बात ही नहीं कहीं पर है। ग्रास को जब नेट में कन्वर्ट करेंगे तब डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वो फॉरेन इनकम पर डिफाइन हो रहा है जीएनपी। समझ गए ना बात को? गुड। समराइज कर लें थोड़ा, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। आपने कॉन्सेप्ट में देखो जीडीपी देखा, जीएनपी देखा, एनडीपी देखा और एनएनपी देखा, ये देखा। चारों के फार्मूले की बात करें, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट विद इन बॉर्डर्स मतलब बाउंड्री, समझा दिया पूरा। किस पर काउंट करेंगे, हमने कहा कि प्रोडक्शन पर काउंट करेंगे, उसमें जिसमें हमने प्राइमरली ऑब्जर्व किया तो कंजम्पशन की बात हमने किया, इन्वेस्टमेंट की बात हमने किया, सारी बातें सब समझ में आ गई होंगी। जब हमने बात किया जीएनपी, तो जीएनपी पर हमने जो एब्रॉड की इनकम है उसको देखा, और इन दोनों में से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी और एनएनपी निकल करके आ गया। ठीक है, इतनी देर से तो समझा रहे हैं, राइट। सेम बात हिंदी में भी लिखी हुई है, आराम से देख लीजिएगा। कैलकुलेशन की एग्जांपल्स हमने आपके लिए दे दी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपको पता है, अप्रॉक्स रुपीज का मतलब पता है, जीडीपी, सब एग्जांपल्स आपके सामने है, कोई जरूरत नहीं, बस आपके समझने में थोड़ा आसान हो जाए इसलिए इसके पीडीएफ में चीजें डाल दी गई हैं कि थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। एनएफआईए का मतलब क्या हो रहा है? हाँ, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम। नेट कैसे, मतलब यहां से कितना हमने भेजा और वहां से कितना आया, दोनों को प्लस माइनस कर दी, जो यहां से गया वो माइनस होगा, जो वहां से आया वो प्लस होगा। समझ रहे ना? मतलब कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बताओ जो इंडिया का सिटीजन हो और बाहर रह के काम करता हो, बड़ा व्यक्ति बताइए। सुंदर पिचाई। मान लीजिए कि यदि वो वहां से पैसा कमा के यहाँ भेज रहे हैं तो वो हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। और जैकलिन फर्नांडीज यहाँ से पैसा कमा के श्रीलंका भेज रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब दोनों का जो आएगा प्लस माइनस का सम टोटल, वो हमारा नेट कहलाएगा। समझ रहे हैं? नेट हमेशा ऐसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है और जीएनपी क्या है, सब क्लियर हो गया। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन क्या है नेशनल इनकम का, ये आप अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि पहले आप इन चारों पर अपनी क्लैरिटी डेवलप करिए कि जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी है क्या। फिर कैलकुलेशन मेथड पर हम आ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर आप देखिए तो उसमें ये क्लियर होगा।
ठीक है, राइट।